बात की जाए कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। वैसे कोई भी कंडक्टर हो, अच्छा तुम इस बात से तय नहीं करते हो, मैं दो चार बातें बोलूंगा, ठीक है ना, पहले इसके बारे में। कोई भी कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी? फ्री का मतलब होता है फ्री टू मूव, ना कि बिना पैसों वाले, ऐसा नहीं, फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है ना, फ्री टू मूव। अच्छा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हर कंडक्टर में। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री टू मूव। अब सवाल ये उठता है मूव करें तो कहां करें जी? देखो, फ्री टू मूव और मूव या रिवॉल्व, देखो रिवॉल्व करना एक ड्यूटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। भाई कोई भी मेटल किससे बना? एटम से बना। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और उसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? किसको ड्यूटी दी गई? इलेक्ट्रॉन को ड्यूटी दी गई कि तुम इसके अराउंड रिवॉल्व करोगे, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं उस ड्यूटी से अगर कोई भाग जाए तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई भी अपनी ड्यूटी छोड़े कब भागता है? जब उसको कोई एनर्जी और दे दे। तो कंडक्टर को एनर्जी कौन देता है? टेम्परेचर। कौन देता है? टेम्परेचर, ठीक है भाई। थर्मल एनर्जी मिलती है उनको, ठीक है। और जो वेलोसिटी वो थर्मल एनर्जी से गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। अब सवाल ये उठता है, चलो जी ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम का मेटल था, एल्यूमिनियम का मेटल था, उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो भी गए, उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो भी गए, तो एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए जी? Al3 पॉजिटिव बोलते हैं, है ना, याद है भाई। एल्यूमिनियम क्या होता है? 283, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो 7 होगा ना, तो इसका Al3 हो गया और ये मतलब 28 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो हर जगह क्या बचा जी? Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, हर जगह रेस्ट, मतलब मेटल आयन ही तो बचा भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हुए फ्री, एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकले। अब सवाल ये उठता है, निकले तो निकले, अब वो क्या है जी? अब वो एल्यूमिनियम में रिवॉल्व नहीं करेंगे, सही बात है। एल्यूमिनियम में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या नहीं करेंगे? रिवॉल्व नहीं करेंगे। रिवॉल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब तो फ्री टू मूव है, कहीं घूमेंगे, कहीं कहां जी? कंडक्टर के अंदर और उन एटम से बाहर। समझ में आ गई? अब उन्हें रिवॉल्व करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं, अब उन्हें रिवॉल्व नहीं करना। अब तो मान लो अगर ये एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है? एटम्स हैं, तो पता है इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा जी? अब यहां गोल गोल मूव नहीं करेगा ना, ना वो फ्री है। अब वो इस कंडक्टर में कहीं भी फ्रीली मूव करेगा। समझ में आ गई? अब ऐसे ऐसे कितने कि हर एटम से 3 निकाल के देख लो, जितने एटम उसके 3 गुना। समझ में आ गया? अरबों खरबों एटम्स होते हैं तो उसके 3 गुना हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, क्योंकि हर एटम से कितना निकला? 3 निकले। तो तुमको लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन में किसी तरह की कमी है इसके पास? ये कोई कमी नहीं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? फ्री टू मूव होता है। कहां मूव करता है? कंडक्टर मूव करता है। फ्री किस बात के वजह होता है जी? उसकी ड्यूटी नहीं होती। क्या ड्यूटी नहीं होती? कि वो इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे। क्या करे? न्यूक्लियस के अराउंड अब नहीं करता वो, ठीक है ना। अब तो फ्री हो चुका। फ्री कैसे हुआ? एनर्जी से। वो कहां से? मेरी थर्मल एनर्जी। जो उसने वेलोसिटी गेन करी, कौन सी करी? थर्मल वेलोसिटी। कौन सी गेन करी? अब सवाल ये उठता है जी, थर्मल वेलोसिटी करी, अब किस डायरेक्शन में चलेगा जी? रैंडमली चलेगा, कोई चक्कर नहीं कि इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ हो जाएंगे, अलग कोई कैसे जाए, इसके वजह से मन करता है, ठीक है ना। तो भाई एटम से निकले, रैंडमली मूव करने लगे, फिर आपस में टकराए, फिर रैंडमली करने लगे, फिर मेटल, ये मेटल आयन, मेटल आयन बोले तो ऐसा मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या है? ये मेटल आयन। मेरी बात को ध्यान सुनो, मेटल आयन क्या होता है जी? मेटल का वो आयन या वो एटम जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गए। Al क्या है जी? मेटल एटम, और ये Al3 पॉजिटिव मेटल आयन, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। अब ये क्या है जी? इसमें पॉजिटिव चार्ज, सब पे पॉजिटिव चार्ज, सब पे पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, Al3 पॉजिटिव पर क्या क्या है जी? Al3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन 8, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और
ये तो होगा तो 11 तो हो गए इलेक्ट्रॉन, 13 हो गए प्रोटॉन और 14 हो गए न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात तुमको? Al3 पॉजिटिव इतने सामान लिए बैठा, ठीक है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन जो निकला वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन तो निकले। अब मुझे एक बात बताओ, Al3 पॉजिटिव मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन निकल गए है ना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 ना हो गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। ये Al3 पॉजिटिव के अंदर इस वक्त है, समझे नहीं समझे? मेरे एस एटम ये भी तो मेटल आयन है और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये तो कौन सा चार्ज है? फ्री चार्ज। ये फ्री चार्ज क्यों? अरे फ्री टू मूव है, तो ये ना फ्री टू मूव। अब मुझे एक बात बताओ, 14 प्रोटॉन 13 14 न्यूट्रॉन 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे इसे? समझ में आ गई बात तुमको? तो ये कैसा चार्ज है? बाउंड चार्ज है। कौन सा चार्ज है? बाउंड चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो क्या कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा जी? नहीं करेगा। कौन मूव करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, सिर्फ कौन करेगा? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी ठीक है। तो कैसे मूव करेंगे जो इलेक्ट्रॉन करेंगे जी? आप बोलोगे रेंडमली करेंगे। कैसे करेंगे? रेंडमली करेंगे। तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। कोई ऐसे मूव कर रहा, कोई ऐसे आपस में टकराया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, कोई फ्लो ही नहीं बढ़ पाया। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 तो नेट करंट भी 0। समझ में आ गया? तो कोई भी कंडक्टर है उसमें नेट करंट 0 क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। क्या मैंने इसे बैटरी कनेक्ट की? नहीं की, बैटरी कनेक्ट नहीं करी, ठीक है ना अभी तक? अच्छा चलो ठीक है। ये किसके बारे में था? कंडक्टर के बारे में। लेकिन यहाँ कहीं तक भी अभी तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड नहीं आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है बैटरी कनेक्ट करने के बाद। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आएगा? बैटरी कनेक्ट करने के बाद आएगा, ठीक है। चलो जी मैं आपको बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ डेरिवेशन में, ठीक है। ये देखा जाए तो कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने तभी बनाया है, ठीक है, ज्यादा बनाने का फायदा नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये आया कैसे भाई? जब इस कंडक्टर के एक एंड से मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया, दूसरे एंड से मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया, मतलब एक बैटरी कनेक्ट की। तो इस वाले एंड पे पॉजिटिव यहाँ आ गया और सारा नेगेटिव यहाँ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ चला गया। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? ये कंडक्टर के अक्रॉस गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था ऐसे, क्या इसे रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिले? बिल्कुल मिले। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। अगेंस्ट द फील्ड, अलोंग द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड अगर उसने ऐसे फोर्स लगाई तो कितनी फोर्स लगाई जी? फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फोर्स लगाता है F बराबर Q। कितनी फोर्स लगाता है? F बराबर Q, ठीक है। और Q कितना है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो F बराबर कितना हो गया जी? E इंटू E। सही है? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी होगी फोर्स किस पर? फोर्स हुई इलेक्ट्रॉन पर। अब इन इलेक्ट्रॉन पर सब पर क्या यहां से लेके यहां तक फील्ड सेम है जी? बिल्कुल सेम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है जी? बिल्कुल सेम है। तो सब पर फोर्स कितनी लगेगी? F बराबर E इंटू E। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू F बराबर E। अब सवाल ये उठता है वेक्टर फॉर्म चाहिए हमें, तो वेक्टर फॉर्म चाहिए। Q बराबर ये माइनस E होता है। माइनस E क्यों होता है? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वेक्टर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वेक्टर। इस बात से क्या साबित हुआ? जिस बात से ही साबित हुआ, नेगेटिव साइन ने इंडिकेट किया कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप बोलोगे जी F बराबर होगा E इंटू E और ये वेक्टर। समझ में आ गया? क्योंकि फोर्स कितनी लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर QE और Q की जगह क्या आएगा? E, और वो माइनस से भी इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का? तो चलो जी F बराबर माइनस E। नेगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखने वाली बात तो ना? सब बात समझ में नहीं बेटा, तुम्हें तो समझाना ही था मुझे। तो F बराबर माइनस E, माइनस इंडिकेट फोर्स इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन पर किधर को फोर्स लगेगी? इधर को। कोई दिक्कत वाली बात तो ना बेटा? चलो जी अब मुझे एक बात बताओ, कोई रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडम, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई कभी टकरा रहा, कोई कभी टकरा रहा, कोई कभी टकरा रहा, कोई चक्कर नहीं, मतलब इस तरह का कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या तुमको लगता है इन सभी इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी? हाँ नहीं, सेम नहीं होगी। सेम कैसे हो सकती है? हमारी हमारी बात तुमको
फोर्स लगने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से पहले क्या इनकी वेलोसिटी सेम थी? सेम कैसे हो सकती है? कोई निकलते ही टकराए, कोई बाद में टकराए, कोई कैसे कोई कैसे, समझ में आ गया तुमको? तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी कोई सेम नहीं होगी। तो सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। अब इस पर लग गई फोर्स, जो दो वाला, कोई 2 की स्पीड से, कोई 4 की स्पीड से, कोई 6 की स्पीड से, आपने सब पे 10 फोर्स लगा दी, सब पर 10 फोर्स लगा दी, कि सबकी स्पीड बराबर हो जाएगी? नहीं होगी। समझ में आ गई बात तुमको? तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ना तो इनिशियल स्पीड बराबर है और ना ही फाइनल स्पीड बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अच्छा ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, जब आप किसी पर फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है घटती है? जी देखो मेरी बात सुनो, डिपेंड करता है। क्या होता है? डिपेंड। क्या आपने इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाई? हाँ जी बिल्कुल लगाई। क्या फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ेगी? जी मेरी बात सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे और आपने फोर्स लगा दी ऐसे, ये तो जा रहा है ऐसे, फोर्स लगा ऐसे, तो वेलोसिटी घटेगी। समझे नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे और फोर्स भी लग गया ऐसे, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मतलब ये है, अगर मोशन के अगेंस्ट लग गई तो वेलोसिटी घटेगी और मोशन के अलॉन्ग लगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन एक काम जरूर होगा, तो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा ठीक है। अगर 90 पे हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सर्कुलर मोशन, तुमको पता है इस बात का। चलो जी ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी या पाथ तो बदलेगा ही, है ना? भाई कुछ तो चेंज आएगा, या तो वेलोसिटी घटेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी या डायरेक्शन बदलेगी। समझ में आ रही बात तुमको? बताओ हर इलेक्ट्रॉन पर किधर को फोर्स लग रही है? लेफ्ट पे फोर्स लग रही है। अगर हर इलेक्ट्रॉन पर लेफ्ट पे फोर्स लग रही है तो सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था ऐसे। अब सोचो ना, रैंडम स्पीड थी इसकी, थर्मल वेलोसिटी थी, जाना चाहता था ऐसे, लेकिन जब इस पे इधर को फोर्स लग गई, थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? समझे नहीं समझे? एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था ऐसे, अब उस पर इधर को फोर्स लग गई, थोड़ा इधर को ड्रिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था ऐसे, जाएगा तो इधर को ही, लेकिन जैसे ही फोर्स लगी वो थोड़ा सा इधर को ड्रिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इतना ड्रिफ्ट हुआ, ये इतना ड्रिफ्ट, ये इतना ड्रिफ्ट, ये आना चाहता था ऐसे तो इतना ड्रिफ्ट हो गया, ये ऐसे आना चाहता था इतना ड्रिफ्ट हुआ। समझ में आई बात? नहीं है कोई दिक्कत तो ना? और इनका ओवरऑल जो टोटल ड्रिफ्ट हुआ जितने भी टाइम में, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इनकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना? क्या हुआ? इनकी एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, सबकी वेलोसिटी देखो थोड़ी थोड़ी, और आप उन्हें क्या कर दो? एवरेज कर दो, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, ये ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हुआ? बाद। दोबारा सुनो, ये जो ड्रिफ्ट हुआ है बैटरी लगने से पहले या बैटरी लगने के बाद? बैटरी लगने को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद? तो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन बैटरी लगने से पहले मूव करते हैं या बाद में मूव करते हैं? मूव तो दोनों केस में करते हैं। समझ में आ रही बात? पक्का ना? अब तुमसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉन बैटरी लगने से पहले ड्रिफ्ट करते हैं बाद में? बाद में। पहले ड्रिफ्ट नहीं करते। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अच्छा अब आपसे एक और सवाल, इलेक्ट्रॉन किधर को ड्रिफ्ट करते हैं? जी अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड। क्यों ड्रिफ्ट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। अगला सवाल, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सब पर बराबर फोर्स लगाता है? हाँ जी। क्यों? क्यों? क्योंकि सब पर चार्ज सेम है। तो जब सब पर फोर्स सेम है तो सबका एक्सीलरेशन भी सेम है। जी देखो मेरी बात सुनो, एक्सीलरेशन देख लेते हैं किस बात पे डिपेंड करता है। समझे आप? मेरी बात नहीं समझे? तो कहते हैं, पूछता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा जी? F बराबर क्या होता है जी? F बराबर होता है ma। ठीक है बेटा, F बराबर क्या होता है? ma। पक्का? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है? यस। सभी इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, सभी इलेक्ट्रॉन का फोर्स बराबर है, सब पर फोर्स बराबर है, तो सब पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा फोर्स कितनी थी सभी इलेक्ट्रॉन्स पर? फोर्स कितनी थी? F बराबर E। ठीक है बेटा, तो कह दूं A वेक्टर बराबर थी माइनस E वेक्टर, और अपॉन में क्या था? M। ठीक है भाई, तो A वेक्टर बराबर आ गया आपका माइनस E वेक्टर अपॉन M। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब मेरी बात सुनो, आपने क्या निकाला? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा किधर को है?
जी देखो माइनस साइन आ रहा अगेंस्ट का फील्ड। अच्छा फोर्स इधर को है, देखो जी माइनस साइन आ रहा अगेंस्ट का फील्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का भाई ये बताओ यहाँ तक तुमको कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी सी भी? चलो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या करें जी, सबका एक्सेलरेशन आ गया। मुझे एक बात बताओ, जब हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो चुका तो क्या हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल गई होगी? पहले थे u1 u2 u3 डैश un, अब कितनी हो गई होगी? v1 v2 v3 डैश vn। कोई दिक्कत वाली बात का ना? पक्का। चलो जी मैं मैं एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दो बात बोलता हूँ, एक नहीं दो। एक तो बोलता हूँ इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कहाँ नहीं है जी? कंडक्टर के क्रॉस। क्यों नहीं है? बैटरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो मैंने नहीं बोलने का बैटरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मैं बोलूंगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज u1 u2। भाई इनिशियल है। यस सर। पक्का। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? वेर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होने का मतलब है बैटरी कनेक्टेड है ना, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है इसका मतलब बैटरी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो तुम यही बात इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई अपनी वेलोसिटी से, कोई किसी मतलब u1 u2 u3 डैश un से मूव कर रहे थे। तो u1 इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड u1 u2 u3 डैश un, भाई ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिए हमने, आर द रैंडम आर मूविंग विद रैंडम वेलोसिटी। ये मूविंग होना था, ठीक है ना, आर मूविंग विद रैंडम वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी? आर द नहीं सही, u1 u2 u3 आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि सब अपनी अपनी रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, सब अपनी अपनी रैंडम वेलोसिटी से, u1 u2 u3, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ? जब बैटरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सब रैंडमली मूव कर रहे, तो बताओ उनकी एवरेज वेलोसिटी? उनकी एवरेज वेलोसिटी हाँ हाँ तो कितनी होगी? हाँ कितनी है वो? 0। बताइए ना। अच्छा 0 क्यों है? अरे रैंडम मोशन है, एक डायरेक्शन जा रहे, आपस में कोलाइड हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई ऐसे जा रहा है ना, बताया था ना। तो ओवरऑल तो 0 हो जाएगा ना। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी, आप बोलोगे u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 और प्लस डैश डैश un, और अपॉन में क्या होएगा n, ठीक है। और वो होगा कितना एक्चुअल में? बराबर 0। तो जो कि कितना होने वाला है? 0 के बराबर होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? फाइनली कितना होगा? 0, ठीक है भाई। हाँ भाई समझ में आ गया ना? तो u एवरेज मतलब कि u बराबर आ गया आपका 0, ठीक। अब मैं कहता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो इन द एब्सेंस था, अब कहता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, वो एक बड़ी अच्छी बात है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1 v2 v3, ठीक है ना। तो कह दो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी जी? पहले की होगी v1, ठीक है, दूसरे की v2, तीसरे की v3 और ऐसे n की vn। जी v1 कितना होगा जी? एक्सेलरेशन है, हाँ जी बिल्कुल है। तो v1 कितना होगा जी? u1 प्लस a t1, ठीक है। अच्छा जी t1 का क्या चक्कर है? देखो ये मेरी बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ, सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगी, और जब इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगी तो एक्सीलरेट होगा। अब कब तक एक्सीलरेट होगा? होता ही रहेगा जी, हाँ जब तक फोर्स लगी होगा तो जब तक। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर ये कहीं टकरा गया तो एक्सीलरेशन खत्म, फिर दोबारा एक्सीलरेट होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक्सीलरेशन कब तक चलेगा? जब तक कोलिजन ना हो जाए। समझे नहीं समझे? अच्छा मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, ठीक है, वो है टकरा गया, सुनो टकरा चुका। अब क्या होगा जी? टकराने के बाद अब होगा वो एक्सीलरेट। क्या होगा? कौन करेगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। सही है बेटा जी। टकराने से पहले ना हो रहा था, लेकिन टकराने के बाद सब एक्सीलरेशन खत्म, क्योंकि सारी वेलोसिटी खत्म, फिर तो नई वेलोसिटी चलेगी। चलो जी ठीक है, अब ये एक्सीलरेट होगा,
कब तक होगा? जब तक अगला कोलिजन ना हो जाए, जब तक अगला कोलिजन ना हो जाए। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट हुआ, तो कितने टाइम तक हुआ? आप बोलोगे t1 टाइम या τ1 टाइम। क्या बोलोगे? τ1। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये τ1 या t1 क्या है? मैं इसे τ1 बोलूंगा, फिर τ1 क्या है? आप बोलोगे जी ये है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम है? रिलैक्सेशन। अब जी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जी रिलैक्सेशन टाइम वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स ले सके। क्या ले सके? रिलैक्स ले सके। जी रिलैक्स का मतलब ये कौन सा कहां काम पे जा रहा है? रिलैक्स का मतलब क्या होता है जी? मान लो एक बच्चा मैंने बैठा दिया, ठीक है ना, उसने कोई गड़बड़ कर दिया, उसमें मैंने कह दिया दूसरे का, मगर जैसे सुबह से लेकर शाम तक रैपट मार, सुबह हाथ रुकना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसके गाल तक थप्पड़ गया और वापसी आकर दोबारा जाएगा, 24 घंटे ही काम चलना उसके, तो उसके लिए रेस्ट वाला टाइम कौन सा? जी लगने के बाद, एक कोलिजन के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा तो उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। वही उसके लिए वही रिलैक्स है। अब जाकर लेटना तो है नहीं, क्यों? उसे उतने में मलना पड़ेगा, जो करना उसे उतने में करना, ठीक है ना, कि एक गया और दूसरा आ लिया, इस बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो एक कोलिजन यहां हो चुका है इलेक्ट्रॉन, अगला कोलिजन होने वाला है, जब भी हो गई उसके बीच में हो एक्सीडेंट जितना होना, क्योंकि टक्कर लगते फिर वही हो जाएगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी, कोई दिक्कत तो ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन टाइम कौन सा? कि जिसमें उसका कोलिजन ना हो बस, ठीक है ना। तो एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एक थप्पड़ के बाद दूसरे थप्पड़ के बीच का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। उसको मैंने क्या नाम दिया? τ1 नाम दे दिया, कोई दिक्कत? चलो जी ठीक है। तो ये कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ? τ1 के लिए। तो दूसरे वाला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पहले वाले की टक्कर 1 सेकंड में लगी तो पक्का दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन जो कहीं घूम रहा हो उसकी भी 1 में लगेगी जी? ऐसा कोई चक्कर ना वो, क्या पता उसे इलेक्ट्रॉन ना मिले, क्या पता आयन ना मिले, तो सबका रिलेक्शन टाइम अलग अलग होगा ना। तो चलो जी ठीक है। तो V2 बराबर होगा U2 प्लस के A22, इसी तरह से U3 प्लस के A23। क्या सबका एक्सीलरेशन सेम है? हाँ जी। क्यों सेम है? कारण बताओ। सब पर फोर्स सेम है, सब पर मास सेम, सबका चार्ज सेम, और यहाँ बात हमने प्रूफ करी सबका एक्सेलरेशन भी सेम, ठीक है। चलो जी, तो बराबर UN प्लस A, कोई दिक्कत तो ना इस बात में। अच्छा अब एवरेज देखते हैं इनका। एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है भाई, जो ये फाइनल वेलोसिटी बनी, इसका जो एवरेज आएगा वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। नाउ एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो VD बराबर, मैं इंडिकेट कर देता हूँ किससे होगा जी? V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश VN और अपॉन में N। कोई दिक्कत तो ना इस बात में? पक्का। V1 की वैल्यू मैं V3 हटा देता हूँ, VD करता हूँ वैसे, क्योंकि तुम V2 से भी समझ जाओ। तो VD बराबर कितना हो गया? आप बोलोगे जी V1 की वैल्यू रख लो, कितनी होती है? U1 प्लस A21, तो U1 प्लस A21 प्लस U2 प्लस A23 और प्लस U2, ठीक है। पर डैश 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 तरह से चलता जाएगा, UN प्लस A21, ठीक है, प्लस के UN प्लस A, ओके। अच्छा फिर क्या करें? अब कोण में N ले आओ। भाई मुझे एक बात बताओ, U1 U2 U3 डैश डैश U4 है ना, इस तरह से UN आएगा प्लस के, और अपॉन में है 0 ना हो जाएगा, कोई दिक्कत तो ना। तो कह दूं कि VD बराबर होगा U1 प्लस U2 डैश डैश UN और अपॉन में N, ठीक है। अब ये तो ठीक है ना, प्लस A21 प्लस A22 डैश डैश A2N और अपॉन में N। अब जी ये तो हो गया 0, समझ में आया क्यों हो गया? पक्का। अब बचा क्या? A21, ये बचा सिर्फ, है ना। तो VD बराबर हो गया, A ले लो कॉमन, A ले लो कॉमन। हाँ बेटा ये क्या है? ये τ1 प्लस τ2 प्लस डैश τN अपॉन N। तुमको ना लगता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया? जब ये एवरेज वेलोसिटी हो सके, है ना, और ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एवरेज फाइनल वेलोसिटी हो सकती है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला गया है, ठीक है। तो ये एवरेज रिलेक्शन टाइम होगा नहीं होगा? तो आपने इसको बोल दिया टो। तो VD बराबर कितना आ गया? VD बराबर आ गया A इंटू टो, कोई दिक्कत तो ना, A इंटू टो। तो VD बराबर A इंटू टो, तो जी ठीक है, VD बराबर A इंटू टो। अब ये बताओ वेक्टर फॉर्म है? हाँ जी वेक्टर है। तो VD ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वेक्टर लगा दो, चलो जी ठीक है।
अगर आप लगाना चाहते हो तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वरना अभी आप ऐसे लिखना चाह रहे ऐसे लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी जी, माइनस के ई बाई है। अब आप मुझे बताओ स्केलर फॉर्म चाहिए वेक्टर फॉर्म चाहिए? वेक्टर चाहिए तो भाई वेक्टर लगा दो, स्केलर चाहिए वेक्टर हटा दो, वेक्टर हटेगा तो माइनस का साइन ही बैठेगा, क्योंकि इस माइनस के साइन का मूल्य तभी करेगा तो माइनस का साइन है, वरना इसकी वैल्यू फिर, ठीक है ना। तो वीडी वेक्टर बराबर हो गया आपका ए कितना बेटा ये ना, माइनस की ई वेक्टर और अपॉन एम, और ये क्या कोई दिक्कत तो ना। अच्छा ठीक है जी, अब क्या आ गया, हो गया, ठीक है ना। तो वीडी वेक्टर बराबर कितना आया, ई टो बाई एम, और ये वेक्टर ही माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डेरिवेशन हुआ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नेगेटिव साइन क्या है बीच में? सर अपोजिट जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ऑपोजिट टू द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा इधर को, जो मैं पहले से बताया इस बात को कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है, यहाँ भी ये बात आ गई। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव वर्ड यूज कर रहा है, ड्रिफ्ट, ठीक है ना, खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अच्छा जी, एक बात बताओ, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं थी तब तक तो कर रहा था फाइनली मूव, क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, और अब ये कर रहा है ड्रिफ्ट कर रहा है। तो मूव की स्पीड ज्यादा है ड्रिफ्ट की जी, मूव की स्पीड कितनी होगी, 10 और अब होती है 10 तो ये तो होती है ड्रिफ्ट की और ये होती है मूव की, दिक्कत वाली बात तो ना। तो मूव की तो बहुत ज्यादा होती है, रैंडमली मूव करता है, ठीक है ना। लेकिन करंट इसमें बनता है 10⁻⁴ में, ऊपर वाली में नीचे वाली, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो देखो कितनी कम स्पीड चल रहा, बहुत कम स्पीड चल रहा ना, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की वजह से वो कुछ कर पा रहा है। और जो बहुत तेज चल रहा है लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं, कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को, तो क्या उसने कोई वर्क किया, क्या उसका कोई करंट बना, ठीक है ना। तो तुम भी सुधर जाओ। नोट में कम से कम बस ये बात बताओ कौन किस पे किस तरह से डिपेंड करता है। चलो जी एक बात बताओ आप मुझे, फॉर्मूला आपके सामने ही आया, इस फॉर्मूले को देख के बातें करनी है। और भाई देखो, फॉर्मूले को देख के बातें आपको बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन का मतलब है वीडी वेक्टर, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पूरा आप समझ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। चलो दूसरी बात के बारे में बात करता हूं, बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा, बढ़ेगी, क्यों, डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल बढ़ेगी भाई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है, गलत बात है, सही बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब जी है चार्ज बढ़ेगा। चार्ज कब बढ़ेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो मतलब कह दूं कि जितना ज्यादा वोल्टेज बैटरी में उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रूफ करूंगा इस बात को, वैसे यहीं भी हो सकेगा बात तो, लेकिन फिलहाल तुम छोड़ो, बस तुम समझ गए ना अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है, तीसरी बात क्या कहूं जी, देखो जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे बात समझो जरा आप, कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात कैसे होगी सर, एक्सीलरेशन बढ़ता रहेगा, एक्सीलरेट होता रहेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा नहीं, एक्सीलरेशन तो बढ़ ही नहीं सकता, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है। यस सर। आप बोलोगे चार्ज एक्सीलरेट होता रहेगा, टक्कर लगेगी नहीं। देखो एक कोलिजन यहां हो चुका, अब उसके बाद दूसरा कोलिजन जितनी देर में हो उतना बढ़िया। यस सर। समझ में आ रही, क्यों जी, उसको एक्सीलरेट होने का टाइम मिल जाएगा, तो बहुत वेलोसिटी गेन कर लेगा वो। समझ में आ रही बात तुमको, मतलब बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो जाएगा, और ड्रिफ्ट ज्यादा हुआ इट मींस फ्लो अच्छा हुआ, फ्लो अच्छा हुआ इट मींस करंट अच्छा हुआ। मेरी बात को दोबारा सुनना, देखो जी एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन कोलाइड हो चुका है यहाँ, अब दूसरा होना, दूसरा मान लो यहाँ काफी दूर है, एक तो यहाँ और दूसरा या फिर एक बार यहाँ। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया, दोबारा यहाँ टकरा गया, क्या उसे टाइम मिला, क्या ज्यादा ड्रिफ्ट हो पाया, क्या वेलोसिटी गेन कर पाया, क्या फ्लो बन पाया, तो क्या करंट ज्यादा होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन वहां पहली बार टकराया, उसके बाद मेरे पास आके यहाँ टकराया, बहुत टाइम मिल गया। समझ में आ गई बात, ड्रिफ्ट ज्यादा हुआ, वेलोसिटी ज्यादा गेन करी, ज्यादा एक्सीलरेट हुआ, ज्यादा टाइम के लिए एक्सीलरेट हुआ,
तो समझ में आ गई बात हमको। तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा, सुनो रिलैक्सेशन टाइम घटने का मतलब क्या है, थप्पड़ फटाफट लग रहे हैं, मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया मतलब स्लोली स्लोली, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अच्छा मुझे एक बात और बताओ जनाब जी, आप ये कहते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ये कौन सी बात होती है? गर्मियों में लाइट कम आती है, सर्दियों में ज्यादा आती है, बारिश एकदम पड़ जाए तो बारिश तेज हो जाती है, ठंडे रात को लाइट ज्यादा हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं वायर, ऐसा कुछ। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई करंट की वजह क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है, मानते ही मानते। अब ये बताओ ये टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? भाई करंट यही तो बना रही है। आप मुझे एक बात बताओ जरा अपनी कॉमन सेंस से, बेटा देख लो, फिर अब तो कॉमन सेंस ही चलेगी, ठीक है ना। ये बात तो बाद में प्रूव करूंगा, अभी से तुमसे पूछना चाहता हूँ इसके रेस्पेक्ट में जी। मेरी बात सुनो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये बताओ वाइब्रेशन बढ़ता है घटता है? दोबारा सुनो मेरी बात को। मान लो तुमने घर में एक नई सब्जी अभी भी बहुत बढ़िया बनी, गर्म, तो पड़ोसी को चल जाएगा, या कोई गेट एकदम खोल के अंदर आया तो एकदम कह देगा हाँ भाई क्या बना रखा आज, है ना। और मान लो 2-3 घंटे बड़े हो गए, सबने खा भी लिया, फ्रिज में रख दी, अब कुछ भी ना उसे पता नहीं चलना, कुछ खा भी लिया, बन भी गया घर में, ठीक है ना। तो गर्म सब्जी का तुरंत पता चल रहा है, तो आप बोले गर्म सब्जी के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक फैल जाते हैं, होता है नहीं होता है। और जब वही चीज ठंडी हो जाती है तो एनर्जी को ठंडी होने होता है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी कम है तो कहाँ मूव कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, वाइब्रेशन है ही, समझ रहे हो। और जब आप किसी कंडक्टर को गर्म करते हो तो पता क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते हैं, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो बताओ कोलिजन ज्यादा होगा कम होगा? कोलिजन का रेट बढ़ेगा घटेगा? जल्दी जल्दी होगा देर में होगा? जल्दी जल्दी। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हुआ तो क्या आसानी से ड्रिफ्ट हो पाएगा, फ्लो बन पाएगा? नहीं। समझ में आ गई बात तुमको। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन का रेट बढ़ गया कंडक्टर में, तो आसानी से क्या नहीं हो पाएगा जी, फ्लो नहीं हो पाएगा, ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी या बढ़ी? समझ में आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रिलेशन टाइम अपने आप घटेगा। क्यों जी? फटाफट टक्कर लग रही है, अब तो फटाफट कोलिजन हो रहा है, टाइम ही का मिल रहा है ड्रिफ्ट होने का। कहाँ इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं करता, चुपचाप चुप से निकलता था, अब क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन आया टकरा गया, दूसरा है दूसरा टकरा, क्यों? वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, पहले ने चुपचाप पड़ा था, यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आ रही बात तुमको? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी घटेगी, मतलब फ्लो उतना बिगड़ेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात आपको प्रूव करनी है आगे चल के, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ड्रिफ्ट अगर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात, पक्का ना। तो जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी करंट भी उतना ज्यादा होगा, सही बात है बेटा। चलो मुझे एक बात बताओ, करंट और टेम्परेचर में क्या संबंध है? अजी देखो इनवर्स का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इनवर्स का, तो सीधी सी बात है करंट के साथ भी इनवर्स क्या होगा। तो आप बोलोगे करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना घटेगी, फ्लो उतना घटेगा, तो करंट भी उतना घटेगा। करंट जितना घटेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। इट मींस कह दो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का समझ गए तुम। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन बढ़ेगा, और मैंने बताया था व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात तुमको? अगर इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड ना करे ना मेटल के साथ, या आपस में ना करे, तो भैया रेजिस्टेंस बोल रही है, फिर तो कोई अपोज करने वाला नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन खुद को खुद अपोज करते हैं, आपस में टक्कर लगती है इनकी, वरना रेजिस्टेंस ना होता अगर आपस में कोलाइड ना होते, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सीधी सी बात है। जब करंट का इनवर्स है तो रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट ही होगा, कोई दिक्कत तो ना। तुमको भाई किसी भी बात में कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का क्लियर है सारी बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अटको ना कोई, मैंने तुमको बहुत ज्यादा बता दिया, इससे तो बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। जो आएगा इसमें से आएगा, बहुत कम आएगा इसमें से, मैंने बहुत बात बता दी आपको, ठीक है भाई। चलो